गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम भूगोल भूगोल का अध्याय 2 का 2.1.4 इसमें समुद्र तटीय मैदान का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले आपको पढ़ाए थे समुद्र तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किस प्रकार की होती हैं और पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किस प्रकार की होती हैं। इसमें संक्षिप्त विवरण दे दूं मैं कि पूर्वी तटीय मैदान में नदियाँ का बहाव मंद होता है, क्योंकि नदियाँ अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को अपने मुहाने मतलब जब नदियाँ अंतिम अवस्था में पहुँचती हैं तो वो वहाँ पर लाकर जमा करती हैं, जिसके कारण से वो अभाग ऊंचा हो जाता है और नदियाँ अनेक स्थानों मोड़ में बढ़ जाती हैं, जिससे वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ हैं वो नदियों में देखोगे तो ये नदियाँ मंद ढाल वाली नहीं बल्कि तीव्र ढाल वाली होती हैं और इनकी मतलब इनका जो बहाव होता है बहुत तीव्र होता है, जिसके कारण से इसमें अवसाद बहुत कम आता है और ये सीधा समुद्र में गिरती हैं, इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पहले क्लास में पढ़ा था। अब देखेंगे हम समुद्र तटीय मैदान में लोगों का जनजीवन किस प्रकार से होता है। तो समुद्र तटीय मैदान के लोगों का जनजीवन देखा जाएगा तो यहाँ पर में खास करके जो समुद्र भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में केरल का जो राज्य है, यहाँ हम पहले के समय से अंग्रेजों के समय से ही देखे हैं कि ये एक व्यापारिक केंद्र रहा था, क्योंकि वास्को डिगामा जैसे एक पुर्तगाली नाविक ने जब यूरोप और भारत में समुद्री मार्ग की खोज की तो सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह में आकर रुका था और वहीं से व्यापार करना प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, इसलिए धर्मघात कहा जाता है। इसे धर्मघात इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों का समूह यहाँ पर मतलब यहाँ सभी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर खास करके देखोगे फ्रांसीसी सभ्यता हमको आज भी देखने को वहाँ पर मिलता है। अब देखते हैं समुद्र तटीय मैदान में लोगों का जनजीवन किस प्रकार से रहता है। तो समुद्र तटीय मैदान में खास करके वहाँ के लोग खेती करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और खास करके ये लोग मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। मछलियों खेती में देखोगे इन लोग मोटे अनाज में धान की खेती करते हैं और नारियल जो होता है, नारियल का उत्पादन बहुत अधिक होता है समुद्र तटीय मैदान के क्षेत्रों में। नारियल और उसमें देखेंगे गरम मसाले की खेती होती है, सुपारी का खेती किया जाता है, सुपारी का पौधा बहुत सारा लगता है, सुपारी का उत्पादन होता है। नारियल है जो नारियल हर एक चीज़ काम में आता है, क्योंकि इसके देखोगे नारियल तो हम देखते हैं ना कि भगवान को हम समर्पित करते हैं, लेकिन उसका हर एक पौधा का हर एक चीज़ यहाँ के लोग उसका उपयोग करते हैं। नारियल की रस्सी भी बनाई जाती है। नारियल के तने से लोग वहाँ पर के लोग घर को छाने का काम भी करते हैं, जैसे दीवार बना मोटे मोटे जो नारियल के होते हैं पत्ते उसको लगाकर घर में खपरा लगाते हैं, उसका काम होता है। नारियल की रस्सी बनाई जाती है, नारियल से तेल निकाला जाता है, जो खाद्य पदार्थ खाना उससे खाना बनाते हैं और नारियल से बहुत सारे चीज़ हैं जो उसमें उसका उपयोग होता है। केले का भी उसी प्रकार से उपयोग होता है। केले का पत्ते का में लोग वहाँ पर भोजन भी करते हैं। केले का चिप्स बनाया जाता है। केला का उत्पादन जब होता है तो वो विदेशों में भी उसको भेजा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर के लोगों का जीवन चलता है और इसी में हम देखते हैं मछली पकड़ने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से रहता है। तो मछली पकड़ने वाले लोगों का जीवन के आधार पर इसमें एक कहानी दिया है। वो कहानी है संदीप और डेविड की। संदीप बहुत गरीब परिवार से रहता है और संदीप की माँ सुबेरे उसको सुबह 3 बजे उठाती है। उस समय वो उठाकर उसे खाना बनाकर देती है और खाकर वो सीधा 4 बजे के पहले समुद्र तट के किनारे पहुंच जाता है।
यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वहाँ मछुआरे 3 बजे रात को मछली पकड़ने क्यों जाते हैं। तो 3 बजे रात को मछली पकड़ने का कारण ये होता है कि उस समय जो समुद्र तट की जो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर होते हैं। मतलब स्थल से जल की ओर होने के कारण से उनका जो नाव होता है वो नाव आसानी से समुद्र के अंदर चले जाता है। समुद्र के मतलब समुद्र में जाने में उनको आसानी होती है। और उसी प्रकार से जब वो लौटने का समय होता है तो लौटने के समय में उन लोग को 12-1 बज जाता है। तो उस समय ये जो हवा होती है ये बदल जाती है, ये जल से स्थल की ओर होती है, जिसके कारण से ये हवाएं समुद्र की जो लहरों के साथ नाव आसानी से समुद्र तट पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से इन लोग 3 बजे रात को मछली पकड़ने के लिए मछुआरे समुद्र तट पर जाते हैं। इन लोग जब समुद्र पर जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तूफान आ गया तो वहाँ पर फंस गए, वहाँ पर उनका नाव डूब गया, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी उनका नाव बड़े बड़े चट्टानों से टकराता है, चूर चूर हो जाता है। तो या फिर बड़ी बड़ी मछलियों का ये लोग शिकार हो जाते हैं। इसके कारण से भी इन लोगों के जीवन में बहुत अधिक खतरा होता है। तो मछलियाँ पकड़ कर लेकर आते हैं और फिर उसको जो व्यापारी होते हैं वहाँ पर, व्यापारी लोग वहाँ पर क्या करते हैं, बोली लगाते हैं। बोली लगाने के बाद वो मछलियों को भागा में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वे छोटी छोटी टोकरी लेकर खड़े रहते हैं, जो मछली छांट कर निकाला जाता है। उन मछलियों को उन लोग बेचने के लिए टोकरियों में ले लेते हैं और फिर उसको जहाँ बेचना है उसको आस पड़ोस में वहाँ बेचते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन चलता है। और जब ये बहुत बड़ी मछली पकड़ते हैं तो उसको फिर लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं, अपना व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी लोग फिर वहाँ बाज़ार में ले जाकर उनको बेचते हैं, या विदेशों में उसको बेचने के लिए सबसे पहले इसमें नमक लगाकर इसको बॉयल कर देते हैं और एक गोदाम में जो बहुत ही ठंडा होता है वहाँ पर उसको रख देते हैं और बाद में उसको विदेशों में उसको निर्यात किया जाता है। इस प्रकार से इन लोग आवक का साधन कमाते हैं। किंतु छोटे जो रोजगार मछुआरे होते हैं, इन लोगों की जीवन की जो स्थिति होती है बहुत ही दयनीय होती है। दयनीय इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो छोटा वाला नाव होता है जिसको कट्टुमरम कहते हैं। कट्टुमरम एक प्रकार का नाव होता है जिसमें 8-10 लट्ठे, लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे को रस्सी से बांध दिया जाता है और उस नाव के द्वारा वह समुद्र के भीतर जाते हैं। और इसमें जब जाते हैं तो जाल को लेकर जाते हैं। जाल में जो ताना बाना जो रस्सी होता है जाल पाल का, वो रस्सी को अच्छे से बांधते हैं और समुद्र के बीच में जाकर वो उस पाल की रस्सी को वो लोग खोल देते हैं और जाल को पूरी तरह से बिछा देते हैं। जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो फिर वो जाल को फिर से वो समेट कर वो धीरे धीरे समुद्र तट पर आते हैं जिसमें मछलियाँ होती हैं और उसको करते हैं। इसके लिए वे बड़े नाव की और जो जिनके पास नाव है उन लोग काम करते हैं, नहीं तो जो छोटे मछुआरे होते हैं, छोटे मछुआरे उनके नाव में मजदूरी के रूप में काम करते हैं और मजदूरी करके फिर उन लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसी में देखेंगे जो बड़े मछली, इसमें देखोगे इसमें बड़े एवं छोटे मछुआरों का क्या प्रभाव पड़ता है। बड़े और छोटे मछुआरों में जो बड़े और छोटे मछुआरे होते हैं, जो बड़े मछुआरे होते हैं उनको तो लाभ होता है, किंतु छोटे मछुआरे लोग होते हैं उन लोगों को समय पर नहीं मिल पाता। क्योंकि आप देखे होंगे जनवरी फरवरी के महीने में बहुत कम मछलियाँ होती हैं समुद्र में या नहीं होती हैं, तो दिन भर मेहनत करने के बाद में भी उनको मछलियाँ नहीं मिल पाती हैं। और कभी स्थिति ऐसा होता है कि जो 4 महीने का स्थिति होता है, जनवरी फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो महीना होता है, उस बीच में मछलियाँ समुद्र में नहीं मिलती और इस समय इनका जीवन बहुत ही उनको मतलब गुजारना बहुत मुश्किल होता है। फिर और जो बड़े मछुआरे होते हैं वो लोग तो साल भर कमाते हैं, तो उस हिसाब से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी में देखते हैं जो बड़े मछुआरे हैं, बड़े मछुआरों में एक एंटोनी का जो कहानी दिया हुआ है। एंटोनी का कहानी ये है कि एंटोनी सरकार बहुत 20 वर्षों तक का वो मछली पकड़ने का काम करता है, लेकिन 20 वर्षों के बाद सरकार का ऐलान होता है कि जो भी मछुआरा बड़ा मशीन खरीदना चाहेगा वो मशीन को खरीद कर अपना मछली पकड़ने का काम कर सकता है। इसलिए एंटोनी ने
जो पैसा कमा कर रखा था उसे, और 2 लाख रुपए उस नाव को खरीदने में 2 लाख रुपए खर्च होते। 1 लाख रुपए वो नाव में लोन के रूप में लेता है और 1 लाख रुपए अपनी तरफ से खर्च कर जो बड़ी मशीन है मछली पकड़ने की, जिसको हम ट्रालर कहते हैं, उसको खरीदता है। ट्रालर से मछली पकड़ने का एक ये लाभ होता है कि ट्रालर में बहुत अधिक मछली को पकड़ा जा सकता है। ये बहुत समुद्र के बहुत अंदर तक भी जाती है, और समुद्र की अगर ऊंची ऊंची लहरें उठती भी हैं तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डेविड ने जो 2 लाख रुपए का मछली का जो पकड़ने का जो ट्रालर लिया था, उससे उसने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। और ये लाभ कमाने के बाद ये इसमें जो पहले जब कट्टुमरम से वो मछली पकड़ता था उसमें उसको 50 से 60 मजदूर रखने पड़ते थे, किंतु जब ट्रालर खरीदा तो ट्रालर में केवल 6 से 7 मजदूर लोग ही काम करते थे, जिससे अन्य मजदूर लोग जो छोटे मजदूर थे वे बेरोजगार होने लग गए। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे जब झींगा मछली का जो उत्पादन होता था उस समय, अभी भी है, झींगा मछली का जो विदेशों में बहुत अधिक मांग था। विदेशों में बहुत अधिक मांग होने के कारण से ये मछलियों को पकड़कर ये क्या करते थे, विदेशों में भेजते थे, जिससे डेविड ने बहुत अधिक लाभ कमाया। और लाभ कमाने से उसका जो आय का साधन था वो बढ़ने लग गया था। इस प्रकार से यहाँ पर के लोगों का जो छोटे मछुआरे हैं, मध्यम वर्गीय मछुआरे हैं और बड़े मछुआरे हैं, इन लोगों के जीवन में मतलब प्रभाव पड़ता है मछली पकड़ने का। अन्य रूप से तो ये काम करते भी हैं, और काम करने के साथ साथ ये खेती भी करते हैं और चीज़ों का उत्पादन भी करते हैं, और साथ में मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। धीरे धीरे समुद्र में मछलियाँ कम होते जा रही हैं। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण यह है कि यहाँ पर जो मीठे पानी और खारे पानी का जो संगम होता है, जैसे समुद्र का खारा पानी और नदियों के द्वारा जो पानी जाता है वो मीठा पानी होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। तो मीठे पानी का, क्योंकि नदियों में भी लगातार प्रदूषण बढ़ते जा रहा है और उसके कारण से ये हो रहा है कि नदियों का पानी भी प्रदूषित होते जा रहा है, उसके कारण से वहाँ पर मछलियाँ मिलना कम हो गई हैं, जिससे मछुआरों को के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है। उसी प्रकार से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण समुद्र में भी प्रदूषण बढ़ रहा है और धीरे धीरे मछलियाँ कम होते जा रही हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ने समुद्र तटीय मैदान में समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा कि उन लोगों का जीवन किस प्रकार का होता है, चाहे वो मछुआरों का हो, चाहे कृषक का हो, चाहे वो अन्य जो अपने जीविका को चलाने के लिए जो भी व्यवसाय करते हैं वो उस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे खास करके जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन लोगों में खास करके देखा जाएगा तो यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय वहाँ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वहाँ से वे जो चीज़ का उत्पादन करते हैं वहाँ से अधिक मात्रा में वे चीज़ अपने देश में तो आता ही है, लेकिन विदेशों में भी उस वस्तु का निर्यात किया जाता है। तो आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके इसका पूरा प्रश्न उत्तर आपको जब मिलेगा, अब अगले बार क्लास में हम लोग इसी का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार से बना और यहाँ पर का जलवायु किस प्रकार का है, यहाँ के लोग किस प्रकार से हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को आप अच्छे से अध्ययन करोगे, ठीक है। थैंक यू।